नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बड़ी खबर की बात। पहली बड़ी खबर में कर्नाटक विधानसभा चुनावों की बात होगी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब बारी जनता की है, वो किसे पसंद करती है। इसका नतीजा 13 तारीख को पता चल जाएगा। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर में बात होगी राजस्थान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। अब की बार गहलोत ने पूर्व सीएम और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे को भी निशाने पर ले लिया। पूरी खबर एक डिटेल रिपोर्ट के जरिए आगे आपके सामने होगी। लेकिन तीसरी बड़ी खबर क्या है वो जान लीजिए। तीसरी बड़ी खबर में दिल्ली की बात होगी। शराब घोटाले में एक बार फिर से बीजेपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच घमासान छिड़ गया है। इस पर भी एक डिटेल रिपोर्ट अब से कुछ ही देर में आपके सामने होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के प्रचार का शोर थम चुका है। 10 मई को होने वाले मतदान के लिए आखिरी दिन भी कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी ने राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने का दावा किया है, तो वहीं प्रियंका गांधी ने दावा किया कि इस बार राज्य में कांग्रेस की लहर चल रही है और सूबे में सत्ता परिवर्तन तय है। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता घर। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कभी प्रधानमंत्री जी गिनने लगते हैं कि उनको किसने कितनी गालियां दी। सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो आपके काम की बात है वो नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। मोहब्बत पर गुलजार का ये मिसरा सियासत ने भी सीख लिया है। लेकिन शाम 5 बजते ये सिलसिला भी टूट गया। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार का भोंपू खामोश हो गया। सूबे में सत्ता बरकरार रखने की खातिर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने खूब पसीना बहाया। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी ने 19 रैली की, 6 रोड शो किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 रैली और 15 रोड शो किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 रैली, 16 रोड शो किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 रैली और 1 रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 17 रैली और 2 रोड शो किए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 रैलियां और 3 रोड शो किए। बीजेपी के 128 राष्ट्रीय नेताओं ने कर्नाटक में 9000 से ज्यादा रैलियां की, तो वहीं 300 से ज्यादा मंदिरों और मठों में मत्था भी टेका। हालांकि कांग्रेस ने इस तरह का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन आखिरी दिन भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैलियों में पसीना बहाते रहे। राहुल और प्रियंका गांधी की मशक्कत भी जारी रही। कैलेंडर बदलने से मुकद्दर तो बदलता नहीं, लेकिन जनता से पार्टियों का वादा जारी रहा। बीजेपी और कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिनाती रही, विरोधियों में दाग ढूंढती रही। हम लोगों ने बार-बार कहा कि बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जितने भी मुख्यमंत्री सब जगह से आए हैं, बार-बार हमने उनसे कहा मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। लेकिन एक भी बार एक भी सभा में, एक भी प्रोग्राम में आपको ये नहीं बताया कि 3.5 सालों से इन्होंने कितने रोजगार बनाए हैं, कितने अस्पताल खोले हैं, कितनी नई शिक्षा के संस्थान बनाए हैं, कितनी महंगाई के लिए राहत दी है लोगों को।
कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है, चाहे वो उत्तर कर्नाटक हो, मतलब कित्तूर कर्नाटक हो, कल्याण कर्नाटक हो, मैसूर मांड्या रीजन हो, हासन हो या बेंगलुरु हो। सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान, उत्साह और समर्थन गत चुनाव की सापेक्ष में बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ा उत्साह डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहां दिखाई पड़ता है। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। मोदी साहब, मैं यहाँ के जमीन में पैदा हो गया हूं। मैं इस भूमि पुत्र, मैं गुलबर्गे का हूं, कर्नाटक का हूं। तो जो हक आपको गुजरात में है, मुझे गुलबर्गा में और कर्नाटक में मिलना चाहिए। मुझे मिलना चाहिए वही हक, क्योंकि आप तो मेरे एरिया के लिए कुछ नहीं किए। मैं करके वोट पूछ रहा हूं, आप बगैर करके वोट पूछ रहे हैं। गुजरात वालों को पूछे, ठीक है, यहां क्या काम करे मुझे बोलो। कर्नाटक के चुनावी रण में कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी पर कथित 40% कमीशन वाली सरकार के इल्जाम दोहराते रहे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस के आरक्षण पर सवाल दागते रहे। हर सरकार की एक पहचान बन जाती है। सरकारें आमतौर से कुछ अच्छा करके ही जाती है तो लोग याद करते हैं, अच्छा उसकी सरकार में ऐसा हुआ था, उनकी सरकार में हरित क्रांति आई, या किसी और की सरकार में टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ गया। ऐसी ऐसी चीजों के लिए सरकारें पहचानी जाती हैं। लेकिन 3.5 सालों से जो बीजेपी की सरकार कर्नाटक में आई, सबसे पहले तो गलत तरह से आई, दूसरी सरकार को तोड़कर पैसों का इस्तेमाल, प्रेशर का इस्तेमाल करके बनी, और उसके बाद से आज तक अगर वो पहचानी जाती है तो इस नाम से पहचानी जाती है 40% सरकार। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हमने बहुत सोच समझ कर किया। तमिलनाडु का रिजर्वेशन जो मैक्सिमम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के पहले का है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उसको पर्याप्त बहस करने के बाद अपने जजमेंट के दायरे से बाहर रखा है। बाकी तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अगर मुस्लिम रिजर्वेशन 4% से बढ़ाकर 6% करना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टता कर देनी चाहिए कि वो किसका कम करेंगे। मेरी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही। हाँ भाई, बहुत अच्छी कर रहे, सिर्फ 40% पूछती है। मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे खाने वाले तो तुम्हारे बाजू में बैठे हैं, तुम उनको खिला रहे हो। बेंगलुरु में रोड शो के बाद मीडिया से मुखातिब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक में परिवर्तन तय है, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता BS येदियुरप्पा ने भी जीत का दावा किया, तो साथ ही कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज भी बता दिया। येदियुरप्पा ने राहुल और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पर तंज कसे। We are very confident and we are very hopeful. Unfortunately, I am not a predictor of numbers. I can only say that the response that we have got from the public, and as you heard in this very meeting, they want an end to corruption. Modi ji and Amit Shah is touring in the state like anything because of all their support and Bommai's government performance, and we are going to win more than 130 to 135 seats this time. Congress trying their level best to create some problem that will not serve the purpose, and almost all Lingayat Swamijis are with us, and they have told me that we are going to support this time because of Modi ji, because of Bommai's performance, we are going to support BJP. चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक के युवाओं के साथ आत्मीयता दिखाते रहे। कहीं आम लोगों के साथ खाना खाते दिखे, कभी छात्रों के साथ बस का सफर करते नजर आए। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर रोजगार का सवाल दागते रहे, डबल इंजन की थ्योरी को छुटलाते रहे। 1.5 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने
कर्नाटक के युवाओं से चोरी किया है। क्यों बेरोजगार हो? क्योंकि आपकी जो सरकार है, कर्नाटक की सरकार है, उसने आपसे 1.5 लाख करोड़ रुपए चोरी किया है। कहते हैं प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में आपकी सरकार 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक का 6 साल का बच्चा जानता है कि कर्नाटक की सरकार 40% वाली सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा था डबल इंजन सरकार चलेगी, तो प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख करोड़ रुपए का कितना पैसा दिल्ली वाले इंजन को मिला? मतलब कर्नाटक वाले इंजन को कितना मिला, दिल्ली वाले इंजन को कितना मिला? क्योंकि अगर दिल्ली वालों को नहीं मिला होगा तो प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो करते। सूबे की सत्ता पर दोबारा काबिज होने की खातिर बीजेपी ने सारे दाव चल दिए हैं, तो कांग्रेस ने भी परिवर्तन के लिए पूरा दम लगा दिया। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी ताकत जनता दल सेक्युलर ने भी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 10 मई को जनता किसे आशीर्वाद देगी, इसका पता तभी चलेगा जब 13 मई को वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020 के सियासी संकट का जिक्र छेड़कर एक तीर से कई निशाने साध दिए। गहलोत ने जहां पायलट और उनके समर्थक विधायकों को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं वसुंधरा राजे को संकट मोचक बताकर बीजेपी में उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी। हालांकि वसुंधरा राजे ने एक बयान जारी कर इसे अपने खिलाफ गहलोत का षड्यंत्र करार दे दिया। चुनाव से ठीक पहले राजनीति के जादूगर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा दांव चला है। सचिन पायलट धड़े से बढ़ती अदावत को देखते हुए गहलोत ने एक बार फिर 2020 की वो यादें ताजा कर दी जो कांग्रेस के लिए संकट के बादल लाई थी। गहलोत ने पायलट धड़े के विधायकों पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने की बात सार्वजनिक तौर पर कह दी। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ से कह दिया हमारे एमएलए को, जिससे पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा या इसी दिलवा दूंगा उनको। गहलोत ने एक मंच पर एक तीर से 2 निशाने साध दिए। विधायकों की खरीद फरोख्त में केंद्र सरकार के साथ अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट समर्थक विधायकों, मंत्रियों को कटघरे में खड़ा किया, तो सियासी संकट के वक्त सरकार गिराने में सहयोग नहीं देने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ कर बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। हालांकि एक बयान जारी कर वसुंधरा राजे ने इसे अपने खिलाफ अशोक गहलोत का सबसे बड़ा षड्यंत्र बता दिया। तुम्हारा नेता भैरवी शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। अशोक गहलोत की तरफ से वसुंधरा राजे पर संगीन आरोप लगे तो समूची बीजेपी उनके बचाव में आ गई। बीजेपी ने कहा कि अगर पैसों के लेन देन का सबूत है तो सीएम गहलोत को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रिश्वत लेना और देना दोनों ही गुनाह है। बीजेपी ने वसुंधरा पर गहलोत के आरोपों का सबूत भी मांग लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के अनुरूप पहला तो लेने वाला दोषी है, तो आपने उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की। दूसरा, यदि जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास में एविडेंस है, राज्य के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों होने के नाते यह आपकी नैतिक और वैधानिक दोनों जिम्मेदारी है
कि आपको ऐसे संज्ञान में आए विषय के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया, उस समय 3-3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहाँ उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बागाये आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूं कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। मुख्यमंत्री जी लगातार जो काम खुद को करना है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। परसों वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पैसे दिए गए। पहली बात तो देश के गृह मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। आरोप लगाना था तो खुद मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। गहलोत ने सियासी रणनीति के तहत अपनी सरकार बचाने में वसुंधरा राजे की तारीफ कर बीजेपी में राजे विरोधी खेमे को हवा दे दी, तो वहीं सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर आरोपों का पुलिंदा खोलकर चुनाव से पहले अपनी रणनीति भी साफ कर दी है। KJ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। और अब खबर राजधानी दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला ही नहीं हुआ। अदालत को भी इसके सबूत नहीं मिले हैं। जांच एजेंसियों ने बीजेपी के कहने पर मनीष सिसोदिया को फंसाया है, लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का पर्याय और शराब घोटाले का किंगपिन करार दिया है। बीजेपी ने यह दावा भी किया कि केजरीवाल भी जल्द ही कानून के शिकंजे में आएंगे। इसमें क्या आरोप लगाया इन्होंने आरोप लगाया कि कोई साउथ लॉबी है, उस साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये एक आरोप बीजेपी वालों ने लगाया। सीबीआई और ईडी ने भी कोर्ट में कहा है और उन्होंने माना है कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। 30 करोड़ रुपए इन लोगों का कहना है कोई राजेश जैन है कि राजेश जोशी, कोई राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए साउथ से लेके दिल्ली लेके आया और दिल्ली में उसने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ये 30 करोड़ रुपए दिए। ये सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया। ये बस इनके पास यही सबूत है कि किसी ने गवाह ने गवाही दी है कि राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए। अब 6 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लॉबी से लेके दिल्ली में लेके आया। जिस घोटाले के आरोप में केजरीवाल के नंबर 2 मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे पहुंच गए, जिस घोटाले के इल्जाम में सीएम खुद जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए, केजरीवाल की माने तो वो घोटाला हुआ ही नहीं था। मीडिया के सामने नमूदार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर जांच एजेंसियां निष्पक्ष होती तो फिर आरोप लगाने वाली बीजेपी के नेता ही सलाखों के पीछे होते। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि 100 करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई, ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई। सारी जांच वांच गोवा के चुनाव की करने के बाद अब ईडी और ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ 19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। तो ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो केवल 19 लाख रुपए एक स्टेट के चुनाव में कैश में खर्च करती है? आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं, इतने घोटाले अडानी का ये वो इतने घोटाले के आरोप उन पे लगने लग गए हैं, तो उनको केजरीवाल आंखों नहीं सुहारा। उनको पूरे देश के अंदर अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि ईडी को और सीबीआई को यही चला रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है? कर्नाटक के चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन पिछले 15 दिनों में प्रचार में प्रदेश के मुद्दों से ज्यादा बजरंगबली,
हिजाब, टीपू सुल्तान, द केरला स्टोरी जैसे मुद्दे ही छाए रहे। कर्नाटक चुनाव विवादित बोल का अखाड़ा बन गया, लेकिन अब बारी पब्लिक की है। कर्नाटक की जनता को बजरंगबली और जहरीले बोल कितने पसंद आए, जानने के लिए ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। बजरंगबली की, बजरंगबली की। हनुमान जी के रहते हुए भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। जहरीला सांप, ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। नालायक, हिंदू विरोधियों को मार डालो, वो कलेगा टीपू सुल्तान के हत्यारे। कर्नाटक में जुबानी नाटक ने रोमांच की सारी हदें तोड़ दी। बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया और कांग्रेस ने भी, लेकिन चर्चा घोषणा पत्र से ज्यादा बजरंग दल, बजरंगबली, टीपू सुल्तान और शिवाजी की होती रही। पार्टियों को क्यों लगता है कि कर्नाटक में बेलगाम होकर ही चुनाव जीता जा सकता है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई पर प्रतिबंध जैसे बेबुनियाद मुद्दों को उठाकर बीजेपी को न केवल अपने बचाव बल्कि पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए भी एक बड़ा हथियार दे दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी का जिक्र किया और पूरे चुनाव भर बीजेपी इन 5 वादों पर तंज कसती रही। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ। कांग्रेस अध्यक्ष केसी बयान ने बीजेपी के लिए मुफीद माहौल तैयार कर दिया। चुनाव प्रचार को बदरंग करने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल टिप्पणी से हुई, फिर तो इसके बाद बाढ़ सी आ गई। अब खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा, पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद कूद पड़े बीजेपी विधायक। बसन गौड़ा ने सोनिया गांधी को विषकन्या कहकर हंगामा और बढ़ा दिया। बसन यही नहीं रुके, वो गांधी परिवार के चीन और पाकिस्तान तक लिंक निकालने लगे। ये वही बसन गौड़ा पाटिल हैं जिन्होंने मंच से खुलेआम धमकाना भी शुरू कर दिया कि अगर कोई भी हिंदू विरोधी बात करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಮ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಡಮ್, ಜೈಲುಗಳದಾಗಿನ ಮ್ಯಾಗ ಕಳ್ಸೋದು ಕಡಿಮೆ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗನೇ ಸಿಎಂ। कर्नाटक में भाजपा के एक स्टार प्रचारक हैं बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को विषकन्या ही नहीं कहा, पाकिस्तान और चीन का एजेंट तक कहा है। मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के बहुत चहेते हैं, कि क्या ये उनके शब्द हैं या ये बोल नरेंद्र मोदी के और बासवराव बोम्मई जी के हैं जो सिर्फ वो बोल रहे हैं? ये राजनीति में हर मर्यादा, हर शुचिता, हर सीमा को लांघने वाला बयान है। लेकिन ये जुबानी गेम यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस गेम में जल्द ही कूद पड़े कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे। प्रियांक खड़गे ने मोदी पर विवादित टिप्पणी करते हुए नालायक शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से विवादित बयान पर नोटिस पे मिला। See, there is a poison in the mind of Kharge.
it's a prejudiced mind towards Narendra Modi ji and BJP because this kind of thinking comes because of desperation. They have been unable to fight him politically in the parliament, outside, and they are seeing that their ship is sinking. So desperately they are making all this. मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को पानी में बंद करने का निर्णय किया है। जी जहरीला सांप है, पॉइजनस स्नेक है, उसको टच करने से मर जाएगा। खड़गे जी सीनियर नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस का अध्यक्ष है। खड़गे जी का बयान केवल हमारे राज्य में नहीं चलेगा, देश में नहीं चलेगा, पूरे विदेश में चलेगा। वो क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू टेल टू द वर्ल्ड? योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन में दिखे। उनकी बिहार रैली में जय बजरंग बली के नारे गूंजते रहे। अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हनुमान जी का विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि हनुमान जी के रहते हुए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जितने भी राक्षसी वृत्ति है, ये बजरंग बली के सामने धूल दूषित हो जाती है, गायब हो जाती है। और कांग्रेस पीएफआई और आईएसआई को प्रश्रय दे करके ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि बजरंग बली को बैन करके यहां पर उनके अराजक गतिविधियों का अड्डा बनाएगी। बीजेपी ने अपनी सहूलियत से ऐसी पिच तैयार कर ली जहां सारे मुद्दे पीछे छूट गए और बजरंग बली पर पूरा चुनाव केंद्रित हो गया। बजरंग बली की। आप याद करिए, ये वही राहुल गांधी जिनका मानना था कि वो लोग मंदिर जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ राहुल गांधी? लड़कियों को छेड़ने वाले मंदिर जाते हैं, उस राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या बजरंग बली या भगवान श्री राम के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे? कदाचित नहीं। बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बुलाया, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बीजेपी एक तरफ बजरंग बली का नाम लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बजरंग बली को कर्नाटक चुनाव में घसीटने पर बीजेपी के खिलाफ हमला करती रही। वो आपको बताते कि कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने नए उद्योग बनाए हैं, कितने रोजगार दिलवाए हैं, कितना विकास किया है आपके लिए, लेकिन कहने को कुछ नहीं है। इसीलिए आपका ध्यान बार बार भटकाया जाता है और उनको मालूम है कि जब आपका ध्यान धर्म की प्रति जाएगा या किसी दूसरे और चले जाएगा, आपके जज्बात जहां उभर जाएंगे तो वो आगे बढ़ सकते। इसी कर्नाटक चुनाव में एक ऑडियो भी वायरल हो गया और कांग्रेस ने उसी ऑडियो को आधार बनाकर आरोप लगा दिया कि बीजेपी खड़गे की हत्या करवाना चाहती है। हालांकि इस ऑडियो की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से जारी कर दावा किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जान को खतरा है। खुद खड़गे ने भी एक रैली में ऐसा ही कहा। मेरे को धमकी देते हैं, ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए क्या?
क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं, 81 साल है मेरे। मणिकंठ राठौड़ नाम का भाजपा का बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री मोदी का, मुख्यमंत्री मुंबई का बड़ा चहेता है, चित्रपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी है। 40 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं इसके खिलाफ। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पुलिस स्टेशंस में उसमें धोखाधड़ी का मामला है, उसमें शांति भंग करने का मामला है, उसमें घोटाला है अन्य का, लेकिन सबसे बड़ा उसमें हत्या का भी मामला है और जानलेवा हमलों के मामले हैं। ये व्यक्ति एक ऑडियो टेप पर यह कहता हुआ पाया जाता है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी और उनके पूरे परिवार का सफाया कर देगा। मतलब क्या इस बात का? क्या कर्नाटक में आगामी हार देखकर अब भाजपा के लोग हत्या पे उतर आए? इसी बीच कांग्रेस ने देश के बड़े बड़े अखबारों में एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी के नेता और उसकी सरकार कमीशन लेते हैं। आप ही की बनाई गई सरकार जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? हजारों बड़ी बड़ी कंपनियां और उसमें काम करने वाले लाखों लोगों पर बात होने की बजाय कर्नाटक के चुनाव में ध्रुवीकरण पूरी तौर से हावी रहा और ध्रुवीकरण की इस रेस में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी दौड़ती रही। कर्नाटक के चुनाव में नैतिकता डिरेल हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से। मित्रों, अभी एक गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, कुछ गारंटी दे रहे हैं। अब उनको तो कोई तकलीफ है नहीं, वादा करने में भाजपा को तकलीफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं बताऊं क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि उनको सत्ता पर आना ही नहीं, तो वादा करने में क्या आपत्ति है बताओ? वो कुछ भी कह सकते हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपकी गारंटी का कोई मूल्य नहीं है, आपकी आबरू ही नहीं बची है, आपके गारंटी कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। मगर मैं गारंटी देता हूं कर्नाटक की जनता को, अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन की गारंटी है। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने फिर से 40% कमीशन और युवाओं की नौकरी की बात की। राहुल लोकल बस में भी चढ़े और यूथ से मुलाकात की। पैसा इन्होंने आपसे चोरी किया है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, कहते हैं प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में आपकी सरकार 40% कमीशन लेती है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। इसी बीच कांग्रेस के एक ट्वीट ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस ट्वीट में कर्नाटक के संप्रभुता का जिक्र किया गया। ट्वीट में सोनिया गांधी की तस्वीर लगी थी, उनके भाषण को कोट किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। बीजेपी इस ट्वीट के बहाने सवाल उठाने लगी कि कांग्रेस कर्नाटक को इंडिया से अलग करना चाहती है। कर्नाटक के सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कर्नाटक को भाजपा की लूट से बचाने के लिए, कर्नाटक की लूट से बचाने के लिए इस 10 मई को कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को अपना एक एक वोट देकर भारी बहुमत से जिताए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की गारंटी का मजाक उड़ाया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो कर्नाटक की गारंटी ले रहे हैं। सोनिया जी 20 साल खाली एक ही काम में लगते रहा कि कैसे राहुल जी को कुछ बनाया जाए। जो व्यक्ति का खुद का गारंटी नहीं है, वो कर्नाटक का गारंटी कैसे ले सकता है? आप थोड़ा मुझको बोलिए तो, आप क्या गारंटी लेगा? कर्नाटक चुनाव में पूरे राज्य में 9,125 सभाएं हुई। मंदिर और मेरठ में 311 बार विजिट की गई। कुल मिलाकर बीजेपी ने 1,377 रोड शो किए। रोड शो में कुल 9,87,481 लोग शामिल हुए। पीएम ने 19 रैली की और 6 रोड शो किया। जेपी नड्डा ने 10 रैली की, 16 रोड शो किया। राजनाथ सिंह ने 4 रैली की और 1 रोड शो किया।
अमित शाह ने 16 रैली की और 15 रोड शो किया। स्मृति ईरानी ने 17 रैली की और 2 रोड शो किया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 9 रैली की और 3 रोड शो किया। बहरहाल कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली, टीपू सुल्तान और हिजाब का मुद्दा कितना काम आया, 13 मई को इसका फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बजरंगबली की